नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आज के मेहमान में हमारे खास मेहमान रहेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हाँ, तमाम सुर्खियां बटोरने वाले या यूं कहें बहुजन समाज के लिए तमाम काम करने वाले वो शख्सियत जिन्होंने ये कह दिया कि मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई हमें दलितों के साथ या यूं कहें दलित को छोटा कहकर समझा जाए। वो तमाम काम करने वाले चंद्रशेखर आजाद आज हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे एक बड़े सवाल होंगे, क्योंकि आजकल वो सुर्खियों में है। हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद तमाम सुर्खियां बटोरने वाले या यूं कहें 2017 में भी सुर्खियां बटोरने वाले चंद्रशेखर आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर आजाद जी, नमस्कार आपका। जी नमस्कार। सब जानना चाहते हैं क्योंकि आज हर युवा वर्ग ये सोच रहा है कि मैं भी चंद्रशेखर आजाद होता, काश मैं भी अपनी आवाज उठाता, मैं अपने लिए लड़ पाता। आप चंद्रशेखर आजाद रावण, इसके बारे में पहले बताइए, क्या हर युवा वर्ग आप जैसा बन सकता है? क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है? क्या युवा आपसे पूछना चाहती है, हम आपसे साथ जुड़ना चाहते हैं? देखिए, जो मैं कर रहा हूँ वो सही या गलत है, इसका आकलन तो मेरे काम से होता है। सभी कर सकते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। बस आपका समर्पण होना चाहिए जिस कार्य को आप कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो जब आप उसे किसी शुरुआत करते हैं तो उसको अंत भी करें। भारत के अंदर जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी तक है। जो युवा वर्ग है उनको इग्नोर कर दिया जाता है, कह के कि वो नहीं कर सकते हैं या उनको राजनीतिक अनुभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहीं इस कड़ी में कुछ फंसा हुआ है, यहीं पर कोई पेंच है। 40 या 45 साल के बाद जो राजनीति होती है वो समझौते की राजनीति होती है। लेकिन अगर हम देश का इतिहास उठा के देखेंगे तो जिन लोगों ने भी क्रांति की है, जिन लोगों ने भी चेंज किया है, बदलाव की वो की है, तो वो सारे 40 साल से नीचे के मिलेंगे। चाहे वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह हो, वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे वो सरदार उधम सिंह हो, तो जो भी आप ये यंग लोग देखेंगे वो उन्होंने मतलब छल कपट नहीं किया है। उन्होंने सिद्धांतों के साथ खड़े होकर देश की लड़ाई लड़ी है, या जो भी चेंज के लिए वो जिस भी समय आए हैं, देश में जन्म लिया, उस समय की भूमिका उन्होंने अदा की है। तो युवाओं में एक तो छल नहीं है, दूसरा वो ईमानदार हैं। युवा जो समर्पित हैं, उनके शरीर में जो है जान है, वो 24 घंटे काम कर सकते हैं। जो 45 से ऊपर है तो हाँ, दिक्कत है बिल्कुल। जैसा यहाँ खाना ही नहीं, जैसे यहाँ का देश का खाना पीना है, 45 साल के बाद तो आदमी उसको 24 घंटे अगर काम कर लेगा तो 2 दिन आराम करना पड़ेगा। जिस तरह से मिलावट का देश हो गया ना, देश में मिलावट हो गई है, इस तरह से जो है 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं ना, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग तो लाशों पे भी राजनीति कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो दिखावे की राजनीति करते हैं, बहुत सारे लोग वादे करते हैं। नहीं, ये आरोप तो आप पर लगा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो मैं राजनीति ऐसी कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने जो वादा किया तक निभाया है। जिस दिन मैं चुनावी प्रक्रिया में चला जाऊंगा और हमारी कहीं सरकार होगी, उस दिन आप मुझसे बिल्कुल कहिएगा अगर मैं किसी वादे पे खरा ना उतरूं। लेकिन अभी आप क्या हैं? आप राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता? अभी तो मैं आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भीम आर्मी का भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अपनी जिम्मेदारी बहुजन समाज के प्रति और इस देश की बहनों के प्रति, उनके सम्मान और सुरक्षा के प्रति, इस देश के गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है कि लोग नौजवानों को इग्नोर ना करें, उनको जगह दें, उनको काम करने का मौका दें और उनके अंदर जो आत्मबल है उसका प्रयोग करें और देश को मजबूत बनाने में। ये रावण पीछे क्यों लगाया आपने? देखिए, मैं तो किसी को ना नहीं करता हूँ। कोई भाई कहता है उसको भी स्वीकार कहता हूँ। कोई जैसे मैं पूरब साइड में जाता हूँ तो वहाँ दादा कहते हैं भाई को, तो सब अपनी अपनी इच्छा है। ये किस साइड में कहते हैं रावण आपको? ये मेरे घर के लोग कहते हैं। अच्छा, परिवार वाले कहते हैं। आप क्या करते हो कि आपको रावण का डेफिनेशन दे दी गई है, रावण कह के पुकारना पड़ता है? हम रावण उस रावण को कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है कुछ। यहाँ तो कुछ लोगों के नाम राम भी हैं, लेकिन उनके राम जैसे चरित्र तो नहीं है। बात रावण और राम की नहीं है, बात है कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं अपने आदर्श, मेरे जो गुरु हैं वो मान्यवर साहब काशीराम हैं। और अगर जिस विचारधारा पे हम लोग काम करते हैं, बहुजन विचारधारा, जिसको हम छत्रपति साहू जी महाराज से लेके राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले, तमाम जो है एक बहुजन आइडियोलॉजी के, नारायण गुरु, पेरियार साहब, बीपी मंडल, जिन लोगों ने सामाजिक
परिवर्तन के लिए कुछ किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिनका लक्ष्य था कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, जो भेदभाव है हर गांव से लेके और देश के एक बड़े पटल तक जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव खत्म, गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी। जिस तरह से यहाँ गरीब लोग जो हैं उनके भी बहुत सारे सपने हैं, लेकिन वो अपने सपनों को नहीं जी सकते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अच्छी जगह पे पढ़ाई करें, लेकिन आर्थिक संपन्नता ना होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं। वो भी चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, वो नहीं कर पाते हैं। तो जो सपने हैं हर गरीब के, मजदूर के, किसान के, उन सबके सपने पूरे हों, इस पे जो है मेरी बड़ी रुचि है कि हर आदमी, कोई भी आदमी जब वो यहाँ है और वो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो उसको मौका मिले। वो आप मौका कैसे देंगे, क्योंकि सपने तो तमाम युवा वर्ग के हैं, उन सपनों को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? जैसे हाथरस में दंगे को लेकर भी आपके पीछे नाम जुड़ा हुआ है कि दंगा भड़काना था, बेटी तो एक बहाना था। जिन्होंने आरोप लगाया था वो लोग आज जो हैं अपना थूका कुछ चाट रहे हैं। वो अब खबरें बना रहे हैं कि नहीं, भीम आर्मी का कोई रोल नहीं है, वो तो सिर्फ PFI की वो कर रहे हैं। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि जब आप किसी गरीब के बच्चे को रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से, तो उस पर आप आरोप लगा सकते हैं। आरोप बहुत आसान है लगाना, किसी पे भी लगाया जा सकता है, मगर मैं आरोपों की परवाह नहीं करता हूँ। जिस दिन मैं खुद गलत हूँगा तो मैं जनता से आंख नहीं मिला पाऊंगा, और जब तक मैं खुद सही हूँ तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कहता। मेरा समर्पण है कम्युनिटी के प्रति, मेरा समर्पण है अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति, मेरा समर्पण है इस देश के प्रति, क्योंकि बाबा साहब कहता है कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं। तो ये हमारा राष्ट्र है, इसको हम कमजोर नहीं पड़ने दे सकते। हमें पता है कि दंगे में कोई नेता नहीं मरता है, दंगे में किसी नेता का घर नहीं जलता, हमेशा गरीब आदमी का कोई नुकसान होता है। तो मैं खुद गरीब परिवार से आता हूँ। क्या तो परिवार ने किया क्या? परिवार ने सिर्फ न्याय की मांग की। परिवार ने ऐसा तो नहीं कहा कि लाखों लोगों को बुलाया कि मेरे घर आ जाओ, पंचायत कर दो, या परिवार ने कहा हो कि भाई नहीं यहाँ जो है आप कोई विरोध करो या कोई आंदोलन करो। या परिवार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भड़काने का मतलब ये होता है कि परिवार को जैसा स्टेटमेंट दे रहा है जिससे माहौल खराब। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। न्याय की मांग करना, जब वो पीड़ित है, उनका पूर्ण अधिकार है, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उनको न्याय मिले। तो ये आरोप, इसमें कुछ है ही नहीं सच्चाई। भीम आर्मी के लोग तो जैसा मैंने बताया, पीड़ित परिवार ने मेरे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमारा बेटा है, हम इसके साथ जाना चाहते हैं, हमें सरकार पे भरोसा नहीं, इसके साथ हम सुरक्षित हैं। आप समझ रहे कितना बड़ा इस बात से क्या मैसेज आता है कि पीड़ित परिवार मेरा परिवार है। तो मेरे लोग वहां नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो वो परिवार भी तो मेरा ही परिवार है, वो भी तो मेरे ही लोग हैं। तो इन आरोप में तो कोई सच्चाई नहीं। दूसरा आरोप ये था कि वहां दंगा, अब दंगा हो रहा है, फंडिंग हो रही है, जातिगत दंगे कराए जा रहे। वो सीएम ने कहानी बनाई, वो जो उन्होंने वेबसाइट दिखाई उसका सच भी लोगों ने बता दिया कि भाई उसमें वो पूरा कॉपी किया हुआ है। जो ब्लैक्स आंदोलन दिल्ली में उसमें चल रहा था अमेरिका में, उसी को कॉपी किया है। फिर वो फंडिंग की बात आई, उस पर जिन लोगों ने न्यूज चलाई थी, मैंने उनको नोटिस भी भेजा है। अब वो अपने आप उस न्यूज का खंडन कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन उनका इस बार ना पाला किसी गलत व्यक्ति से पड़ गया है जो सम्मान से समझौता नहीं करता है। माफी भी मांगनी पड़ेगी, और नहीं माफी मांगे तो उन पे मुकदमा करके उनका चैनल भी बंद करवा दूंगा। ये उनको अगर दिमाग, ये खुली धमकी है। खुली धमकी नहीं है, सच है। न्याय की बात है ना, कोई नहीं झूठा आरोप नहीं लगा सकता ना, कोई झूठी खबर नहीं। और वो सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे मिल रहे हैं और उससे आपकी चाटुकारिता बढ़ रही है, आप सरकार को बचाने के लिए खड़े हैं। इस देश में मीडिया का रोल ये होना चाहिए था, मुझे जैसा लगता है। लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनकी दुकानदारियां बंद हो जाती है ना, कि मीडिया गरीबों की आवाज को उठाती। मैं एक बात सुन ली ना जी, 3 दिन मीडिया के लोगों को नहीं घुसने दिया गया। तो मीडिया के लोग कह रहे थे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। अगर वहां लोग जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने, तो अब मीडिया कह रहा है कि देखिए वो राजनीति कर रहे हैं। आपका हनन हनन है, दूसरे का जाना जो है वो राजनीति है, ये समझना पड़ेगा। एक और गंभीर बात आपने कही थी कि आप कहाँ जाते, बड़ा आंकड़ा। ठीक है, हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ आप लड़े, राजस्थान के साथ कौन खड़ा था? मैं क्या बता रहा हूं, जहां अन्याय हो रहा हो, देखिए घटनाएं तो हो रही हैं, घटनाएं तो सरकार रोकने में विफल है। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी, किसी की हो, बिल्कुल राजनीति हो रही है, समझ आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, वो बेटियों को न्याय तो नहीं दिला पा रहे क्योंकि अपराधियों पर उनका शिकंजा नहीं है। मेरी सरकार तो नहीं है, लेकिन एक तो अपराध हुआ, उसके बाद अपराधियों को सजा ना मिलने के बजाय पीड़ितों को ही दबाया जाए, ये अन्याय। जहां ये अन्याय होता है वहां मैं खड़ा होता हूं। पहली बात यह है कि साल में 365 दिन होते हैं, और आप अगर आप पूरा भी प्रयास करें, देश में जिस तरह की दूरियां हैं प्रदेशों में, तो आप 365 जगह नहीं जा सकते हैं। ठीक है। रेप 3000 से प्लस होते हैं। हाँ। तो यानी कि एक दिन में आप 10 जगह नहीं जा सकते हैं। हाँ।
मीडिया भी उन्हीं चैनल की रिपोर्टिंग कर पाता ना जिनकी दर्ज होती है और जानकारी मिलती है। नहीं, आप बार-बार मीडिया को क्यों घसीट लेते हैं? मैं मीडिया को इसलिए घसीट रहा हूँ ना कि मीडिया के लोगों को कोई दुश्मनी आपकी, नहीं आपकी बात नहीं उठाते हैं, क्या हुआ? मैं नहीं, ये दुश्मनी किसी से क्या हो सकती है? आप भी तो बहन है, मेरी क्या दुश्मनी होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया के लोग कितनी घटनाओं को रिपोर्टिंग करते हैं। मीडिया के लोग घटना की रिपोर्टिंग करते हैं तभी तो आम आदमी पे जानकारी जाती है। हाथरस में 3-4 दिन आप लोग रहे, अभी तक भी लोग हैं, तो घटना क्या क्या हो रहा है पूरी जानकारी जा रही है। 3486 मामलों में से मीडिया कितने मामलों की रिपोर्टिंग करती है, ये बड़ा सोचने का सवाल है। और ये अपराध होते क्यों हैं? किसी की बहन बेटी पे अपराध करने की, उसकी जान लेने की, या उसका रेप करने की, या उसकी रेप करने के साथ वीडियो वायरल करने की इजाजत कौन देता है? ये सरकार का अपराधियों के प्रति जो लचीलापन है। यहाँ बीच में सवाल इसलिए पूछ वो सरकार के एजेंडे में फिट बैठता है। हाँ। वो आरएसएस बीजेपी के एजेंडे में फिट बैठता है। जो बलरामपुर है, हाँ। बलरामपुर में एक मुस्लिम अपराधी है, बाकी 3 जो हैं वो अन्य कास्ट के हैं, लेकिन इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं, जबकि मैं अकेला व्यक्ति तो सब जगह नहीं जाता। हमारी भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव गए, अब मैं ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको। हाँ। और वहां एनएसए लगी है, लेकिन वहीं हाँ मैंने देखा गए हैं, पर आप नहीं पहुंचे जी। मैंने क्या कहा ना, मैं अकेला आदमी हूँ ना जी। आप भी तो सब जगह रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं। आपकी तो यूनिट्स होंगी ना। आप कितनी जगह दूसरे प्रदेश में जा पाती हैं आप? नहीं, मुझे पता है कि जहाँ मुझे जाना है, जिस तरह आपका एक एजेंडा है, मुझे पता है। एक एरिया है, एक एरिया है। अभी मैं यहाँ हूँ, कल मैं बिहार हूँ, और तो बिहार में जिस दिन बिहार हूँगा, अगर यूपी में कोई घटना हो जाएगी तो मैं उस पर नहीं पहुंच सकता हूँ। राजस्थान में कोई घटना हो जाएगी मैं उस पर नहीं पहुंच सकता हूँ। जब मैं जहां होता हूँ, क्योंकि मैं बिहार था, मैं 26 तारीख की रात को लौटा। 27 में मैं हाथरस गया, जब मेरी टीम ने मुझे रिपोर्ट दी कि भैया वहां बहुत अन्याय हो। बिल्कुल। मैं 27 में गया, पुलिस ने मुझे रोक दिया, जबकि पुलिस को चाहिए कि हम लोग चाहें कि न्याय की आवाज बुलंद हो, मीडिया भी इसलिए चाहता है कि न्याय की आवाज। तो मैं हॉस्पिटल चुपचाप गया, मोटरसाइकिल पे, बस में, किसी तरह से पहुंचा। 29 तारीख में मैंने अपील की 27 तारीख की रात को कि पीड़िता को दिल्ली एम्स रेफर किया जाए, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल बनी हुई। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीड़िता का परिवार ही मना कर रहा था कि नहीं लेके जाना। जो सरकार जो आप बोले वो सच है, वो कहे वो झूठ है। मतलब मेरी बात भी सच मत मानिए। पीड़ित परिवार आपके सामने है, पीड़ित परिवार से बात कर लीजिएगा। अभी पीड़ित परिवार के साथ वो नहीं हुआ है जो पीड़ित परिवार बार-बार, मतलब पीड़िता का बयान बार-बार क्यों बदल रहा है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, उन्होंने बयान दिया है एक पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए। जिस दिन ये उसमें बच्ची की डेथ होती है कि रेप नहीं हुआ है, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को पूरी सरकार मिलकर नहीं बचा सकती है, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, क्योंकि कोर्ट तय करेगा एफआईआर दर्ज होने के बाद, कोर्ट में मामला जाने के बाद, कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने जो पब्लिक परसेप्शन बनाया कि रेप नहीं हुआ है, ये एक क्राइम है, उनको इसकी सजा मिलेगी। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने वहां एविडेंस मिटाने का काम किया, 3 दिन जो है, जब एसआईटी के नाम पे गांव में नहीं घुसने देगा मीडिया और आम लोगों को, वो जो सबूत मिटाने का जो काम किया गया, उन सब पे कार्रवाई होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में मुझे पूरा भरोसा। ठीक है, भीम आर्मी के आप प्रमुख हैं, लेकिन एक बात बताइए, 8 साल लग गया निर्भया की मां को इंसाफ दिलाने में, तो यहाँ आपकी जो आवाज, आप कहते हैं कि मैं वहां पर आवाज उठाता हूँ जहां अन्याय होता है, अन्याय तो वहां पर भी हो ही रहा था, तो क्या इसमें निर्भया की मां के साथ अन्याय नहीं था? 8 साल तक वो अपनी बेटी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था, संज्ञान में। हम इसीलिए, क्योंकि उस घटना से हमने सीख ली है, चीजें बदलना चाहते हैं ना। हाँ, मैं बताता हूँ, इसलिए हमने ना क्या सीख ली है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। और इसका मैं अभी उदाहरण आपको देता हूँ। जी दीजिए। थाना गाजी में एक मामला हुआ था। हाँ। एक वीडियो वायरल की गई थी और बच्ची के साथ रेप हुआ था। शादीशुदा बच्ची अपने पति के साथ जा रही थी। ये राजस्थान का मामला है। ठीक है। 1 साल के अंदर उसमें सजा हुई है। उन 4 आरोपियों को जो है आजीवन कारावास हुई। ये 3-4 दिन पुराना मामला है। जब हमने देखा कि इन घटनाओं के बाद भी और 7-7 साल में न्याय मिल रहा है, तो फिर इस पे किस तरह से कार्य हो, तो इसलिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की। और हमारी पहली आप मांग चेक कर लीजिए, यही थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। हाँ बिल्कुल, आपने एक ट्वीट भी किया है, मैंने वो पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ के आई हूँ आपके बारे में, मैं जानती हूँ। आप बहनों की इज्जत, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आप बहनों की इज्जत करते हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन एक चीज बताइए, आपने अभी अभी कहा, और उन बातों से मुझे ट्वीट का याद आ गया, जिक्र कर लेती हूँ। आपने कहा कि मैं भारत बंद करने का ऐलान करता हूँ अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई। ऐलान करूंगा। हाँ। क्योंकि भारत बंद कोई दरवाजा नहीं जिसको बंद कर ले। आपको तो आदत है, आप तो एक बार कर पूरे चुके देश में, आप तो कर चुके हैं ना। जब अन्याय होगा और मैं बहनों के सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर किया क्यों नहीं? मांगे पूरी हो गई। मैंने क्या मांगे पूरी, यही तो बता रहा हूँ ना। सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देना पड़ा। वही सरकार जिसका डीएम पीड़ित परिवार को धमकाता है,
वो सुप्रीम कोर्ट में पहले से हल्फनामा तैयार करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच करवा रहे हैं। हाँ। जबकि सीबीआई जांच का जो है ऑर्डर नहीं हुआ था। हाँ। सीबीआई जांच के लिए सिर्फ एक ट्वीट किया गया था जनता में परसेप्शन बनाने के लिए कि हम न्याय कर रहे हैं। हाँ। जबकि न्याय नहीं हो रहा था। सीबीआई जांच कल से, मुझे लग रहा है कल मेरे पे जो खबर है ऑथेंटिक, कि कल सीबीआई की टीम को जो है केस मिला है, कल उन्होंने एफआईआर दर्ज टेक ओवर कर लिया। हाँ, मैं सुबह खबर पढ़ रही थी। कल किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ट्वीट कब किया था? 10-12 दिन पहले। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब हमें लग रहा है कि न्याय की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि हमारी मांग थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान ले, उन्होंने लिया भी। उन्होंने कहा घटना बहुत भयावह है, मैंने पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का संज्ञान लिया। तो जब चीजें में न्याय की उम्मीद बढ़ रही हो तो हमारा काम होता है कि हम हल्ला ना करें, न्याय की जो अपील है उसको मजबूत हो रही है तो हम लोग जो है मौका दें। बिना हल्ला किए आपने कहां अपनी मांगों को पूरी करवाई है? देखिए, हल्ला का मतलब ये होता है कि एक जगह पर अन्याय की सीमा जो है उसको प्रकाष्ठा को क्रॉस कर रही है, कि वो मतलब दयनीय हो चुकी है, सिस्टम पूरा लचर हो चुका है कि वो न्याय नहीं देगा। वहां हल्ला बहुत जरूरी होता है। और हल्ला इसलिए जरूरी होता है कि सरदार भगत सिंह कहा करते थे, शहीद आजम, कि बहरों को सुनाने के लिए हल्ले की बहुत जरूरत होती है, धमाके की बहुत जरूरत होती है। लोकतंत्र में आप यही सीख रही है। लोकतंत्र पे सड़क पर खड़े होकर आप हल्ला ही कर सकते हैं, क्योंकि एसी के कमरों में बैठे मुख्यमंत्री आपकी आवाज नहीं सुनेंगे। वो तो अगर आप आवाज लगाओगे तो वो लाठी बरसा देंगे, मुकदमे लगा के जेल डाल देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी आंदोलन हुए हैं देश के अंदर, अंग्रेजों से आजादी के लिए आंदोलन हुए हैं। हाँ। भूख हड़तालें भी, सब चीजें हुई हैं, लेकिन सरकार तभी सुनती है जब सरकार को लगता है कि जनता समर्थन में आ रही है आंदोलन के। आज जनता समर्थन में आप देखिए पूरे देश में जनता अभी भी जो है कैंडल मार्च कर रही है। पूरे देश में अभी भी, पंजाब में परसों था, बंद बुलाया गया था। हाँ। नहीं न्याय की, तब सड़क पे आते हैं। आपके लिए सबसे बेहतरीन बात जो है वो जाननी चाहिए आपको। जी बिल्कुल, बताइए। नारी भी पार्टी देख के लोग काम करते हैं। नारी पर भी जो है, महिला पर जो शोषण होता है, वो महिला नेत्रियां भी पार्टी और अपना एजेंडा देख के काम करती है। वरना बीजेपी में बहुत सारी महिला एमपी बैठी हुई हैं और मिनिस्टर भी हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जो है उस बच्चे के लिए नहीं आता है। देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हाथरस जाते हैं, वहाँ सिंपैथी दिखाते हैं। क्या उनका तो आप समर्थन करेंगे? क्योंकि वो भी वहां पर जाकर उस बेटी के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन वो राजस्थान तो नहीं जाते हैं, बाकी और जगहों पे भी नहीं जाते हैं। ना तो मैं उनकी पार्टी से हूँ, ना मैं उनका जो समर्थक हूँ जो मैं उनका समर्थन करूँ। पार्टी से एक सवाल जरूर, देखिए वो भी राजनीति कर रहे हैं। उनको भी जाने और ना जाने का अधिकार है। जाए तो भी राजनीति, जो नहीं जाए वो भी राजनीति। राजनीतिक दल आप जाएंगे तब भी। राजनीतिक दल तो राजनीति करने के लिए बनाया उन्होंने। हाँ। शायद मुझे लग रहा है विपक्ष में बैठने के लिए तो नहीं बनाया। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, उनकी राजस्थान में भी सरकार है, हम उन पर भी सवाल खड़ा करेंगे कि उनको वहां भी देखना चाहिए। हाँ। यूपी में वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष गया तभी तो सरकार को। सवाल तो आपको भी कर रही हूँ ना, आपके तो पूरे देश। अच्छा, आप बताइए, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों दिखाया? मीडिया के लोग ना दिखाते? भाई हम मान जाते पहले आप सोचिए, इतना बड़ा मौका उनको मिला था, उनको लगा यूपी में आगे बिहार में चुनाव आने वाले हैं। मौका बनाया किसने? देखिए ये बात नहीं है। आप गए, हमने आपको भी दिखाया, आपको हॉस्पिटल से लेके उनके घर तक हमने हर जगह दिखाया। आज भी हम आपके पास आए, मीडिया तो हर चीज दिखा रही है। आप बार बार मीडिया को अंगुली मत करिए। बिल्कुल करूंगा, जब तक मीडिया अपना सही काम नहीं करेगी। नहीं, आप सिखाइए ना। हम आज सही काम ये है ना, किसी गरीब के साथ अन्याय हो, आवाज आप उठाएं। हम कानून हम बताएं कि आप साझेदार, इनको फांसी दे दो। हम तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना। आप दे भी नहीं सकती ना। हाँ। वो तो मैं और आप तो दोनों ही नहीं दे सकते ना। कोर्ट देती है ना। बिल्कुल, तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो कह नहीं रहा कि मैं दे सकता हूँ। मैं तो अन्याय खिलाफ। तो फिर मीडिया सवाल उठाए तो भी मीडिया ना भी करे तब भी गलत। क्या कह रहा हूँ, मीडिया में अगर झूठ भी तो ना बोले ना। जिस तरह से मीडिया ने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके सिर्फ सीएम के लेटर पे, सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि वहां फंडिंग हो रही थी, वहां जातिगत दंगे हुआ, कोई जातिगत दंगा, कोई फंडिंग हुई? ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो माहौल। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें 2 दिन किस चीज पे डिबेट हुई ना। हाँ। सारे न्यूज चैनल में। हाँ। कि वहाँ पीएफआई दंगा करवाना चाहती थी और वहां जो है फंडिंग हुई है। आपके और उसके पीछे आपका नाम भी पड़ा। हाँ। अभी तो ईडी ने उसको खंडन कर दिया ना। हाँ, हाँ। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, ये 2 दिन आपने और साबित भी कर दिया आपने। हाँ। तो मीडिया के लोगों ने, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मीडिया चैनल ने तो ये साबित भी कर दिया कि हम पे पुख्ता सबूत हैं। हाँ। ये हुआ। जिन्होंने करा, आप जरूर उनसे जानिएगा ना। मेरे टीवी चैनल ने ये 100% दिखाया है ना, कोई ऐसी बात की है। आप तो एम्प्लॉय है ना। नहीं, आप मालिक नहीं है ना। अगर मालिक कहेंगे ना,
जैसे मुख्यमंत्री के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बयान दिया कि रेप नहीं हुआ, जबकि उनका राइट्स नहीं था। इसी तरह से जब आपका चैनल के मालिक अगर कहेंगे कि ये घटना छिपा दीजिए, तो आप नहीं दिखा पाएंगे। तो हम कह रहे हैं ये तो हर जगह हो रहा है। आपको इन चीजों को आप कह रहे हैं ना कि हम ठीक करने के लिए, कानून बदलने के लिए, हम बहुत सारी चीजों में सुधार लाने के लिए आगे आ रहे हैं। राजस्थान में पुजारी जी को जला दिया जाता है, वहीं से पुलिस प्रशासन से एक आगे आकर कहता है कि उन्होंने तो खुद ने आग लगा ली। तो ये बहुत सारी चीजें जो हर जगह से मैं कह रहा हूँ दिखाइए ना, दिखाइए उसका सच जनता के सामने लाइए। तो दिखा रहे मेरी सरकार थोड़ा ये राजस्थान में आप मुझसे जो सवाल कर रही है, राजस्थान में मेरी सरकार थोड़ी, मेरी सरकार अगर होती तो आप सवाल के लिए काम करता हूं, तो मैंने वही राजस्थान से पूछा। आप जाइए ना, मैं ये तो एग्जांपल पे बता, पुजारी का एग्जांपल लेके इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरी सरकार राजस्थान में थोड़ा ही है। मैंने क्या कहा, आपकी सरकार तो कहीं पर भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए जिनकी सरकार है ना, आप इसका सवाल राहुल गांधी से कीजिए, प्रियंका गांधी से कीजिए, वहां के मुख्यमंत्री कीजिए, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं आपके लिए कि आपने कहा ये हर जगह होता है, तो मैंने कहा ये सब जगह। वहां के जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के जो है फ्रॉड हैं। उन्होंने दलितों से बहुत वादे किए थे, उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो उनके मेन लोग हैं, अब क्या करना पड़ेगा हमें हमारी बेटियों को सुरक्षित करने के लिए? क्या करना पड़ेगा आपको? क्या लगता है? सबसे पहले तो देखिए, अपराध तो सरकारें नहीं रोक सकती हैं। तो जो लोग अपराध कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आप बताइए। आप कह रहे हैं आपके साथ तो युवा है सर, और जिसके साथ युवा जुड़ जाए उसकी तो आवाज बुलंद हो जाती है। आपसे क्या युवा सीख रहे हैं? वो आवाज बुलंद है तभी तो आप यहाँ बैठी हुई हैं, वरना आप एक गरीब आदमी घर कैसे आती? आप मेरी बात को सुनिए, आवाज बुलंद है तभी तो हाथरस में न्याय की हो रहा। कोई नेता नहीं गया था वहां। चलिए आप बताइए अब क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना चाहिए कि हम बेटों से भी सवाल करें। ये जो ये अपराध करते हैं ना, वो भी उनके भी परिवार है, उनके घर में भी माताएं बहनें हैं, उनके घर में बच्चे आए। हमें चाहिए कि हम सोसाइटी पे भी काम करें। हमें चाहिए कि हम अपने बेटों से भी सवाल करें, ना कि बेटियों से। हम बेटियों को कब तक रोकेंगे कि वो सुबह में घर से ना निकले या शाम में घर में निकले, या वो ऐसे कपड़े पहने? ये जो ड्रेस कोड और ये सब चीज, इस पे महिलाओं के ऊपर सवाल उठते हैं कि वो यहाँ ना जाए। हमें उनसे सवाल ना करके हमें सवाल बेटों से भी करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उनको ये भी संस्कार देने चाहिए कि वो ऐसे अपराधों से, खुद करने से और अपराधियों से भी दूर रहें। अगर हम अपने सब लोग, देखिए किसी पे जादू की छड़ी नहीं कि सबको समझा दे जाए, लेकिन जैसे मैं अपने परिवार में अपने परिवार के लोग कह सकता हूँ कि वो महिलाओं का सम्मान करें, वो बहनों का सम्मान करें, वो किसी बहन के साथ ऐसा जो है अपराध ना तो करें, ना होने दें। अगर आप देख लें तो उसका विरोध करें। ये हमें अपने परिवारों को समझाना पड़ेगा। दूसरा मैंने सिखाया है, बिल्कुल। और मैं जैसा मैंने कहा ना कि कोई किसी के अंदर नहीं घुस सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं पता ना आप क्या तय करके आई हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। नहीं, मैं लड़ने नहीं आई। नहीं, मुझसे लड़ेंगे क्या? मैं तो आपका भाई, मुझसे काहे को लड़ेंगे आप? यही अंदाज आपका है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना, हमें, मगर मुझे कहना है कि ऐसे अपराधियों पे ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी जाति धर्म देख के, आपने कभी सुना कि रेप के आरोपियों के, इतने मतलब हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती है? ये हाथरस में हो रही है, ये देखिए। ये महसूस कराता है ना कि देखिए, सिंह साहब जैसे वकील आप देखिए, 8-8 साल तक निर्भया के विपरीत में जो वकील खड़े थे, 8-8 साल तक उन्हीं की तो सुन रहे थे। कभी कोई माँ बाप आपने देखा जो ये कह दे कि मेरे बच्चे ने गलत किया है, ये अपराध किया, तो मैं इसके लिए पैरवी नहीं करूंगा? वकील को तो आप पैसे देते हैं तभी तो केस लड़ता है, फ्री में तो कोई नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूँ, मगर क्योंकि हमें, मेरा परिवार, हमें मेरे रिश्तेदार, हमें इन लोगों से प्रेम है, उनकी गलतियां पे माफ कर देंगे। कब तक गलतियां माफ करते रहेंगे? कब तक इस देश में बेटियां जलती रहेंगी? कब तक इस देश में बेटियों के साथ रेप होता रहेगा, उनकी हत्याएं होती रहेंगी, उनको दहेज के नाम पे शादी के बाद घर से निकाला जाता रहेगा, उनको जलाया जाता रहेगा? ये इस जो सोच है, जो सोच ये पैदा कर, ये दिखाती है कि नहीं, यहाँ महिलाएं जो हैं वो 2 दर्जे की नागरिक है। इस सोच को तोड़ना पड़ेगा। महिलाओं को के पीछे खड़े होकर भी नेतृत्व करना, महिलाओं के पीछे खड़े होकर भी हम लोग राजनीति कर सकते हैं, महिलाओं के पीछे खड़े होकर उनको भी नेता मान सकते हैं। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। चलिए, इस पे एक छोटा सा जवाब दीजिए। आपको कड़वा कहा जाता है, क्योंकि मैं युवाओं के लिए जानना चाहूंगी, आप युवाओं को प्यार सिखाते हैं या यूं कहते हैं कि नहीं, प्यार से नहीं, या लाठी डंडे आवाज से काम को ठीक किया जाता है? देखिए, जो प्यार से समझता है उसको प्यार से समझाते हैं, जो लाठी से समझता है उसको लाठी से समझाते हैं। इंसान को प्यार से समझाया जा सकता है, जानवर को प्यार से नहीं समझाया जाता। अब यहाँ जानवर कौन है? वो जो दरिंदगी की हद पार कर देता है, उसको जो है, उसको समझाने के लिए कभी कभी लाठी का यूज भी करना पड़ता है। ठीक है। वो लोग जो किसी प्रलोभन में, किसी लालच में, किसी षड्यंत्र में किसी ईमानदार आदमी पर आरोप लगाते हैं, ऐसे पत्रकारों को भी कभी कभी धमकाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है उनकी जिम्मेदारी क्या है। अच्छा।
तो सारे काम जो है ना वो परिस्थिति के हिसाब से। अच्छा, ये जो आरोप कभी कभी लगता है कि पत्रकारों को धमकाए, वो आप ही की तरफ से होते हैं? नहीं, मैं कभी किसी को नहीं धमकाता हूँ। मायावती जी, ठीक है, क्या कभी आपने ऐसा कहा? अब बताइए। मायावती मैंने ये ऐसा नहीं कहा है, मैं अपने स्वाभिमान समझौता नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ये कहा है कि वो मेरी बुआ है। हाँ। एक महिला नेत्री भी हैं, एक बड़ी नेता हैं। हाँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं अपने परिवार की, मेरे परिवार की है, मैं उनका भतीजा हूँ। अगर वो मुझे डांट देती हैं, धमका देती हैं, या अगर मुझे पीट भी देती है, तो मुझे साथ क्यों नहीं देती? मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये तो आप उनसे पूछ सकती हैं। नहीं, इतना अगर उनका क्या है ना, उनके रिश्ते गरीब दलितों से नहीं है। उनके रिश्ते गरीब दलितों से नहीं है, उनके रिश्ते अमीर दलितों से है। अगर गरीब दलितों से होते तो मैं उनका सबसे प्यारा भतीजा। आपने तो कहा कि मेरी माँ भी मुझे डांटती है, जो मेरी जाति के, मेरे ही लोगों से प्यार करते हैं। मैं बहन, मेरी माँ भी मुझे डांट देती है, मेरी माँ भी मुझे पिटाई कर देती है। मैं उनको भी कभी पलट के जवाब नहीं देता हूँ। तो ये मुझे नहीं सिखाया मेरी माँ ने। किनको? वो मेरी बुआ है, मैं उनको बुआ कहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मेरी बड़ी बहन भी मुझे डांट देती है, मैं उनको पलट के जवाब नहीं देता हूँ। ये मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया। मुझे बाबा साहब का मैं अनुयायी हूँ। मुझे मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने यही सिखाया कि हमेशा महिलाओं का सम्मान करो। वो कहती है कि कई बार रास्ते पर भतीजा लेकर जा रहा है, अब बुआ का कहना क्यों नहीं मान रहा? जिस दिन रास्ता मंजिल पे पहुंचेगा तो आपको पता लग जाएगा कि रास्ता गलत था, सही था। हाँ। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो मैंने पर निकाले नहीं है। जिस दिन मैं उड़ूंगा, जिस दिन मैं संघर्ष के आयाम की तरफ को बढ़ूंगा, उम्मीद करते हैं 2022 में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ? अभी उन्होंने मुझे देखने का नजरिया होता है। एक मैं आपको पत्रकार के नजरिए देखूं, एक मैं आपको बहन के नजरिए देखूं। अभी उन्होंने मुझे, अभी मैं आपको बहन ही मानूंगा। ठीक है। दूसरा, अभी बुआ जी ने ना मुझे सिर्फ एक चश्मे से, एक नजरिए से देखा। उनको लगता है कि ये उनकी राजनीतिक विरासत को छीन लेगा। उन्होंने कभी मुझे अपना भतीजा नहीं माना है। अगर वो वास्तविकता में एक बार मुझे अपना भतीजा मानती तो मैं शायद उनको प्राइम मिनिस्टर बना देता, ऐसी मेरी दिली इच्छा थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना है। अब मैं प्रयास करूंगा कि अगर वो नहीं बनना चाहती तो मैं किसी और व्यक्ति को जो है प्राइम मिनिस्टर जरूर बनाऊंगा, जो दलित समाज से, बहुजन समाज से होगा। हाँ। जो इस समाज के प्रति, हाँ, मैं हिम्मत रखता हूँ ना मैं बनाने की। हम जनता है ना, हम बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं। आपने हम नहीं बोला, मैं बनाता हूँ, तो मैंने कहा क्या बताऊँ मैं, ये क्योंकि मैं एक संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने नहीं बताया ना कि मेरे पीछे लाखों युवा हैं, तो वोट से तो बनता है ना, इसलिए मैंने कहा कि मैं बना सकता हूँ। मैं का मतलब भीम आर्मी है, और भीम आर्मी एक बड़ी यूनिट है। जी, हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं जो आप हुंकार भरना चाहते हैं, जिन पंखों को लगाकर आप उड़ना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो युवाओं को सही रास्ते पर, एक अच्छे रास्ते पर लेकर जाए। और जो क्राइम हम बेटियों के लिए सुन रहे हैं, वो आजाद साहब आगे हमें सुनकर इस पर बहस ना करनी पड़े। हम ये कहें कि अब देखिए चंद्रशेखर आजाद जी, आंकड़े भी कम हैं, क्राइम भी कम हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारी किसी भी जाति धर्म की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये उम्मीद उम्मीद आपको जो है आजाद समाज पार्टी की सरकार में ही मिलेगी है। और ये मैं उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ये कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नीयत जो है वो न्याय की है। नीयत का बड़ा खेल है, बाकी लोगों की नीयत न्याय की। आपने 2022 दिया ना, जरूर मिलता है। जी, तो चलिए 2022 में कुछ ऐसा होगा, अब उम्मीद हम कर रहे हैं, इंतजार आप कीजिएगा क्या होने वाला है 2022 में। लेकिन